हेलो फ्रेंड्स, तो आज यहाँ पर हमारे सीटेट की हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम जो है भाषा अधिगम में व्याकरण है और बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म में व्याकरण की शिक्षण विधि, जितनी भी हमें टीचिंग मेथड्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। भाषा के कौशल पढ़ेंगे, रीडिंग के प्रकार, रीडिंग किस किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से रीडिंग के प्रकार हैं, लेखन प्रक्रिया का उपागम, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे हम। इन सभी को हम एक एक टॉपिक का एक एक विस्तार से जानेंगे और डिटेल में जानेंगे और आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहला टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो देखिए, भाषा अधिगम में, भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका किस किस तरीके से होती है, कि व्याकरण का क्या क्या उपयोग होता है। पहला, कि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान की जाती है। जब कोई बच्चा जो है भाषा सीखने के दौरान व्याकरण सीखता है तो उच्चारण की में शुद्धता उसको मिल जाती है। दूसरी है, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। मतलब कि व्याकरण के द्वारा जो है बच्चों में भाषा की जो अशुद्धता है उसको समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। तीसरा है, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। व्याकरण के द्वारा ही हम जो विराम चिन्ह है और उसके वाक्य रचना के जो नियम है, कॉमा कहाँ लगना है, कहाँ पे विराम चिन्ह लगना है, या फिर और भी जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन मार्क कहाँ लगने वाला है, इन सभी चिन्हों का, नियमों का जो ज्ञान हो जाता है, आदि का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। अगला है, अधिगम में व्याकरण की भूमिका जो है से बच्चों के चारों भाषा कौशल मैंने बताए हैं आपको। श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल, लेखन कौशल है, श्रवण कौशल, लेखन कौशल है और पठन कौशल है और वाचन कौशल। ये चारों कौशल का विकास होता है व्याकरण की भूमिका से। ठीक है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने से तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण की मुख्य भूमिका निभाती है। मतलब शुद्ध प्रयोग करेंगे हम भाषा का और भाषा में दक्षता प्राप्त करने में जो व्याकरण हमेशा अच्छी भूमिका निभाती है। व्याकरण से जो है विद्यार्थियों में विभिन्न ध्वनियों को ज्ञान देता है व्याकरण के द्वारा। ये बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। मतलब कि बोलने में, मतलब कि अपने विचारों को दूसरे के सामने किस तरीके से प्रकट किया जाना है, उसमें भी जो है भाषा के साथ में व्याकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अगला है कि यह छात्रों को लेखन कौशैली में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। उनके लेखन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ, मतलब कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, शब्दों की समझ का विकसित होती है। ये छात्रों में गद्य और पद्य, मतलब व्याकरण है जो कि गद्य और पद्य दोनों में अंतर करके समझा कर लेखन कौशल को विकास करने में सहायक होता है। गद्य और पद्य जो अलग अलग होते हैं उनमें अंतर करवाता है व्याकरण। ठीक है। अगला है, व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। क्योंकि व्याकरण में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो इनके द्वारा जो है प्रत्यय, उत्तर, तत्सम, तद्भव शब्द आदि के द्वारा उनके लेखन कौशल का विकास होता है। व्याकरण विधियों को शुद्ध, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने योग्य बनाता है। मतलब इन सभी चीज़ों का जो है हम अर्थ निकाल करके इनका अर्थ को समझ सके, तो व्याकरण इन विधियों के द्वारा इन सभी का अर्थ जानने का, अर्थ निकालने योग्य बनाता है। ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया व्याकरण में भूमिका जो भाषा में थी। ठीक है। अब है व्याकरण की शिक्षण विधि। तो हम एक एक शिक्षण विधि को हम आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहली है आगमन विधि। आगमन, आ जिसमें पहले ए आ रहा है, उसमें मतलब कि उदाहरण से कहाँ चलना है हमें, नियमों की ओर। मतलब कि अपने अनुभव, उदाहरण, प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। मतलब कि पहले उदाहरण लिए जाएंगे, उदाहरण से नियमों की ओर जाया जाता है। मतलब कि अनुभव, जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनसे लेकर के अज्ञात चीज़ों की ओर, अनुभवों से तर्क संगत की ओर जाया जाता है। ये विधि कैसी है, छात्र केंद्रित, मतलब कि स्टूडेंट केंद्रित, छात्र केंद्रित पद्धति है इस विधि में। छात्र जो कि किससे सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। किससे सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू इसमें जो बच्चा सीखता है, खुद करके सीखता है, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। कुछ शिक्षण सूत्रों का इसमें पालन किया जाता है। जैसे शिक्षण सूत्र कौन कौन से, देखिए शिक्षण सूत्र जैसे कि इसमें कहा गया कि पहले उदाहरण से, तो उदाहरण से इसमें जाएंगे नियम की ओर, तो उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। दूसरा, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए
ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जब पहले उदाहरण देंगे तो बच्चों को मूर्त चीज़ दिखानी है, मूर्त चीज़ से अमूर्त की ओर जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा सरल से कठिन, मतलब पहले बच्चे को जो चीज़ पता है उस चीज़ से उसको कठिन की ओर लेकर के जाएंगे। तीसरा अगला है स्थूल, स्थूल से मतलब कि स्थूल चीज़ से सूक्ष्म की ओर लेकर के जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले सामान्य चीज़ बताएंगे उन्हें, फिर इस स्पेसिफिक चीज़ की तरफ लेके जाएंगे। मतलब बच्चे को पहले पता है, बच्चे को पहले पेन दिखाएंगे, पेन के बारे में बताना हम किसी चीज़ को, जैसे कि बच्चे को कोई मतलब बड़ी संख्या का जोड़ करवाना है तो पहले बच्चे को छोटी संख्या का जोड़ सिखाएंगे, जैसे कि 1+1 या 2+2, फिर हम जो उससे बड़ी वाली संख्याओं के जोड़ निकलवाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पहले मूर्त चीज़ देंगे, मतलब पहले उन्हें सरल चीज़ देंगे, उन्हें ज्ञात अनुभव देंगे, अनुभवों से जो है उन्हें तर्क संगत की ओर लेकर जाएंगे, मतलब उदाहरण से नियम की ओर इसमें जाया जाता है आगमन विधि में। ठीक है, दूसरी है निगमन विधि। देखिए निगमन विधि क्या होती है, निगमन मतलब नियम, नी मतलब जिसमें पहले नी आ रहा है उसमें होता है नियम, मतलब पहले नियम और फिर उदाहरण, मतलब पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। विद्यार्थी को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। ठीक है, और यह विधि कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। कैसी होती है, टीचर सेंटर्ड विधि होती है। इस विधि में शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है और इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, मतलब कि आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी विधि है ये। अब आगमन विधि में हम जो अनुभवों से लेकर के तर्क संगत की ओर जाते थे, तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, मतलब पहले जो चीज़ बच्चे नहीं जानते उसको पहले पढ़ाएंगे और फिर ज्ञात करवाएंगे, ज्ञात की तरफ जाएंगे। अमूर्त मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से लेकर के कॉन्क्रीट थिंकिंग की तरफ लेकर जाएंगे। सूक्ष्म से स्थूल की लेकर जाएंगे। नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम दिए जाते हैं, जैसे मैथ में होता है, तो मैथ किस पर जो आधारित है, मैथ जो गणित हम किस पर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं निगमन विधि पर आधारित, क्योंकि पहले मैथ में क्या पढ़ाए जाते हैं, रूल, और उसके बाद क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल। तो ठीक है, पहले रूल पढ़ते हैं मैथ में फिर एग्जाम्पल, तो वो निगमन विधि पर आधारित है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये विधि, ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब है नेक्स्ट विधि, अनुकरण विधि। अब देखिए अनुकरण विधि क्या होती है, अनुकरण मतलब कि नकल करके सीखना। अब बच्चा है वो अपने जैसे कि पहले तो परिवार में रहकर परिवार का अनुसरण करता है, माता पिता का, फिर समाज में आकर जो आस पड़ोस वाले का, जो भी आस पड़ोसी हैं उन लोगों का अनुसरण करता है, फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर टीचर का अनुसरण करता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके सीखता है, लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है, मतलब कि टीचर जैसे उसे पढ़ाएगा वैसे ही बच्चा उसका अनुसरण करेगा, जैसे टीचर बोलेगा वैसे ही बच्चा उसका अनुकरण करेगा। तो इसमें बच्चा जो नकल करके सीखता है, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षा के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। पहले शिक्षक बोलता है और फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, मतलब जैसा टीचर बोलता है वैसे ही जो बालक बोलते हैं। जैसे कि पहले स्कूलों में याद करवाया जाता था और अब भी कभी कभी के जो कोई बहुत स्कूलों में याद करवाया, जैसे 2 के पहाड़े, तो पहले टीचर बोलता है 2 एकम 2, फिर स्टूडेंट भी ऐसे बोलते हैं 2 एकम 2, फिर टीचर आगे बोलते 2 दूनी 4, फिर आगे भी ऐसे ही बोलते बच्चे, फिर 2 तिया 6। तो इस तरीके से ये जो है बच्चे टीचर का अनुकरण करते हैं, शिक्षक का अनुसरण करते हैं और नकल करके जो है सीखते हैं। ठीक है, अगली है व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि होती है जैसे कि व्याख्या करना किसी भी चीज़ की, जो कि मैं भी यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर बैठे तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको व्याख्या के द्वारा ही समझा सकता हूँ, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, बड़े स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर मैं व्याख्या दे सकता हूँ। लेकिन क्लास 8 तक जो है वो हम मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों को। तो यहाँ पर अब जो है हम व्याख्या दे रहे हैं आपको, जो आप पढ़ रहे हैं इतनी दूर, मुझसे इतनी दूर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको व्याख्या के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। तो व्याख्यान विधि में किसी तथ्य, विषय आदि की व्याख्या की जाती है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब जैसे हम सीटेट के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको व्याख्या करवा रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ पर मूर्त अनुभव दे रहा हूँ, ना ही किसी तरीके की जानकारी, सिर्फ मैं आपको व्याख्या करवा रहा हूँ, व्याख्या के थ्रू आपको जो है शिक्षण करा रहा हूँ। तो व्याख्यान विधि को शिक्षण सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में सिर्फ शिक्षक की भूमिका होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। इसमें जो बच्चा होता है, जो कोई भी स्टूडेंट है, वो इनएक्टिव होते हैं, सिर्फ इसमें टीचर ही एक्टिव होता है ज़्यादातर। व्याख्यान विधि में जो बच्चे हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उन्हें लर्निंग बाय डूइंग का मौका नहीं मिल पाता, तो इसलिए इस विधि को जो है बहुत कम उपयोगी माना जाता है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चे तो सिर्फ व्याख्यान देंगे, अगर बड़े बच्चे हैं, आप समझदार हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ व्याख्यान विधि है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो है व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट विधि, भाषा संसर्ग विधि। देखिए भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं,
इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दीजिए। तो मतलब कि छोटे बच्चे को पहले रचना करवाई जाती है कोई भी छोटी छोटी, और उनसे जो उनको व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। प्राथमिक कक्षा हुई तो यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्र को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। कुछ अलग अलग से छोटी छोटी सी बच्चों को जो कहा जाता है कि बेटा इस तरीके से ये रचना करेगा तो व्याकरण सीखेगा, तो उसको जो छोटी छोटी क्रियाएं करने के लिए दी जाती है। तो इसमें भी जो लर्निंग बाय डूइंग दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू जो बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो ये हो गई जो है भाषा शिक्षण की विधि, जो कि मैंने पढ़ाई आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अनुकरण विधि, जो है व्याख्यान विधि, भाषा संसर्ग विधि, ठीक है, व्याख्यान दी। अब है बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता को पहली बात तो आपको लेना है कक्षा एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में लेना है। इसको एक क्या लेना है? इसको एक रिसोर्स के रूप में मानना है। रिसोर्स मतलब कि एक संसाधन के रूप में मानना, ना कि इसको एक बाधा के रूप में। तो बहुभाषिकता कक्षा, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कक्षा होती है, उसमें मान लो अभी आप एक ही कल्चर के हो तो एक ही कल्चर के होते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्कूल में जो अलग अलग कल्चर्स हैं, जैसे कि कोई है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, फिर कोई फिर पंजाबी भाषा का है, कोई हिंदी भाषा बोलने वाला है, कोई इंग्लिश भाषा बोलने वाला है, कोई तमिल भाषा बोलने वाला है, ठीक है, कोई फिर तेलुगु भाषा बोलने वाला है। तो ये जब ये सभी स्टूडेंट एक ही क्लास में मिलेंगे तो ये एक दूसरे आप धीरे धीरे बोल करके सुन करके, तो ये धीरे धीरे सुनेंगे, फिर भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे, तो इनमें क्या होगा? भाषा अर्जन हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सभी क्या करेंगे? एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करेंगे। तो विचारों को जब आदान प्रदान के थ्रू जो है ये एक दूसरे की भाषा को सीख जाएंगे। जब भाषा सीखेंगे एक दूसरे की तो इनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। जब शब्द भंडार में वृद्धि होगी तो उनकी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त कर लेती है। मौखिक कौशल का इनमें अधिक से अधिक विकास हो जाएगा। बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, भाषा को प्रयोग करना सीख जाएंगे अधिक से अधिक अलग अलग। तो इसको बाधा में नहीं लेना है। जितनी अधिक संस्कृति, जितने अधिक बहुभाषी बच्चे एक साथ होंगे उतने ज़्यादा ही उन्हें पढ़ने का, उन्हें सीखने का अच्छा अवसर मिलेगा, ठीक है। तो बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थी को शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिससे उनमें मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में क्रिएटिविटी विकास करने में सहायक है। और बहुभाषी बच्चे होंगे वो क्रिएटिविटी मतलब उनमें खुद से रचना निर्माण करने की सत्ता आएगी, विकास होगा, खुद से वो अलग अलग चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी अलग अलग संस्कृति और धर्म के बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे को संस्कृति को सम्मान भी करना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा में विभिन्न भाषाओं को प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। मतलब कि संस्कृति का आदान प्रदान होता है एक दूसरे से, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है। वे एक दूसरे की भाषा को भी समझने लगते हैं और अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषा एवं संस्कृतियों का भी सम्मान करना सीखते हैं। खुद की मातृभाषा, खुद की संस्कृति का तो हर बच्चा, हर व्यक्ति सम्मान करता है, लेकिन जब बहुभाषी कक्षा होगी तो दूसरे की सभ्यता और संस्कृति, उसकी मातृभाषा का भी सम्मान करना आसानी से सीख जाते हैं और उनका सम्मान भी करना सीखते हैं, ठीक है। अगला है कि बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव ग्रोथ, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषा को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब बहुभाषी कक्षा होगी तो कॉग्निटिव ग्रोथ होगी, सामाजिकता बढ़ेगी, उनमें एकजुट होकर के रहेंगे, विस्तृत चिंतन होगा, मतलब कि जब भी कोई उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो इस विस्तार से उनका चिंतन कर सकेंगे। बौद्धिक उपलब्धि है, मतलब कि उन्हें मेंटली उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने में मिलती है, क्योंकि जब उनका जो है बहुभाषी कक्षा होगी तो उनके जो शब्द भंडार में वृद्धि होगी, तो इसलिए उनके ये सारी स्तर बढ़ेंगे और इससे भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना, ना कि एक बाधा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहाँ पर जब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से होंगे तो उनको अलग नहीं छोड़ा जा सकता। सभी बच्चों को एक साथ लेकर जाना, सभी की जो है संस्कृति का सम्मान करना है, सभी की सभ्यता और संस्कृति का, सभी की मातृभाषा का भी यहाँ पर सम्मान करना होगा, ठीक है।
भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि इसको एक रिसोर्स के रूप में माने, क्योंकि बच्चे जब अलग अलग भाषिक संस्कृति के होंगे तो एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर उनका फोकस होगा, क्योंकि शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में लेना है, बाधा नहीं मानना है, बाधा बिल्कुल भी नहीं मानना है इसको, बहुभाषा को। ठीक है, नेक्स्ट है, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा तो एक ही तरह की भाषा जानता है और कोई बच्चा दो तरह की भाषा जानता है। जब वो बच्चा दो तरह की भाषा जानता है तो उसकी विचार करने की, सोचने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, और जो एक तरह की भाषा जानता है उसकी सोचने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, विचार करने की क्षमता कम होगी, जबकि इसकी क्षमता विचार करने की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हुई कि बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेना है। ठीक है, उसको एक बाधा नहीं मानना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि बहुभाषिता अगर होगी तो किस किस तरीके का प्रभाव होगा, क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी बहुभाषिकता के थ्रू, तो पहले उनको समझ लेते हैं। पहला है कि बच्चों पर क्षेत्रीय भाषा को प्रभाव। क्षेत्रीय भाषा कैसे कि भारत एक बहुभाषी देश है, अब अलग अलग जगह पे है, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, कहीं तेलुगु, कहीं हिंदी, कहीं इंग्लिश, सभी तरह की भाषा बोली जाती है हमारे भारत देश में, कहीं असमिया, कहीं जो है उड़ीसी भाषा, इस तरीके की सभी भाषा बोली जाती हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में की अपनी भाषा होती है, और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। अब जैसे कि भारत में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा मिलती है, कहीं पर मिलेगी तमिल, कहीं मिलेगी तेलुगु, कहीं मिलेगी कन्नड़। तो जब अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि होंगी, भाषी अलग अलग होंगी, तो बच्चे जो है इन सभी भाषा को नहीं सीख पाता, सिर्फ वो अपनी मातृभाषा को सीख सकता है। अब कोई बच्चा मान लीजिए किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ भाषा आ गई तो उस बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो बच्चों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है कि वो सिर्फ अपनी मातृभाषा को सीखता है और कोई भाषा को नहीं सीख पाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती आ गई। अब भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है। सभी की पृष्ठभूमि अलग अलग है, सभी का भाषा को जो अलग अलग है, मातृभाषा अलग अलग है, तो एक दूसरे की भाषा को विकसित करने पर भी प्रभाव डालता है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी के पास पड़ोस में जो मतलब कि उसका क्षेत्रीय भाषा जो है वो मान लीजिए हिंदी है। ठीक है, क्या है, हिंदी, और उसके परिवार भी हिंदी बोलते हैं, और मान लीजिए उसके आस पड़ोस में जो कोई व्यक्ति है वो बोलता है इंग्लिश। ठीक है, वो बोलते हैं इंग्लिश। अब इस बच्चे का जो हिंदी सीखेगा, जिसका भाषा अर्जन हिंदी का हो रहा है, वो जब इनके पास जाएगा, मान लीजिए कभी इनसे होगी बातचीत वार्तालाप, तो वो बोलेंगे इंग्लिश में, तो उसका कहीं ना कहीं उसका जो हिंदी का भाषा अर्जन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा सीखने पर, कि बच्चा ये सीखेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वो उसके भाषा कौशल जो हिंदी है उस पर भी इंग्लिश का प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है कि भाषा विकसित करने में भी, भाषाई कौशल विकसित करने में चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, शिक्षकों के लिए बहुभाषा एक चुनौती। अब शिक्षक के लिए बहुभाषा कैसे एक चुनौती, देखिए वैसे तो एक शिक्षक को जो है सभी की मातृभाषाओं व सभी की संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, जहाँ तक हो जितनी भी संस्कृतियाँ उन सभी का सम्मान करना है, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चाहे बच्चा हिंदू हो, धर्म हो, असमी हो, चाहे बांग्ली, चाहे वो जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी भाषा बोलता है, चाहे गुजराती बोलता है, चाहे कोई सी भी। लेकिन जब शिक्षक का मान लीजिए कहीं पढ़ाने के लिए दूसरी जगह पर अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए उसका ट्रांसफ़र हो गया, अब किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया, और जो टीचर है वो मान लीजिए पहले जानता था हिंदी भाषा, अब उस एक शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए जहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब तमिल भाषा बोली जाती है, अब टीचर को तमिल भाषा आती नहीं है, तो वहाँ पर शिक्षक को क्या है कि शिक्षक को एक चुनौती आ जाती है कि वो तमिल भाषा कैसे बोले। वहाँ पर बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे कैसी भाषा जानते हैं, तमिल भाषा जानते हैं, और जब बच्चे वहाँ के सभी तमिल भाषा जानते हैं तो जबकि टीचर कौन सी भाषा जानता है, हिंदी, टीचर तो सिर्फ हिंदी भाषा जानता है। अब टीचर उनको हिंदी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हिंदी बच्चों को नहीं समझ आती। तो यहाँ पर इस तरीके से एक चुनौतियाँ आती हैं एक जो शिक्षक को, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। ठीक है, अगला है भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव।
अब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें भाषा सीखने की रुचि नहीं होती, या फिर उनमें भाषा सीखने की योग्यता ही नहीं पाई जाती, प्रति रुचि कम होती है बच्चों में, तो उससे क्या होता है, शिक्षण कार्य जो है अधूरा रह जाता है। और जब कोई टीचर है जो भाषा शिक्षक है, जब उनको भाषा सिखाने की कोशिश करेगा तो उनमें रुचि नहीं है तो वो भाषा सीखेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक को एक चुनौती का कार्य करना पड़ता है, शिक्षक के सामने एक चुनौती आ जाती है और उसका शिक्षक का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिखाने में, जो भाषा को सिखाने में अधिक समय लगेगा, अधिक मेहनत करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। नेक्स्ट है अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। अब देखिए अधिक भीड़ होगी मतलब कि एक कक्षा में तो मान लीजिए 20 स्टूडेंट है। ठीक है, एक कक्षा में तो कितने स्टूडेंट है, 20, और एक में है 100 स्टूडेंट। अब क्या है कि जब टीचर पढ़ाएगा तो 20 स्टूडेंट पर तो कम, यहाँ पर क्या है, कम स्टूडेंट है, तो टीचर यहाँ पे क्या है, अच्छी तरीके से फोकस कर पाएगा, उनको अच्छी तरीके से उन पर ध्यान रख पाएगा। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से फोकस कर पाएगा। लेकिन वही जब 100 स्टूडेंट एक साथ में हैं, एक साथ हैं, तो उन 100 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं कर पाता टीचर, तो भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है। जब अधिक स्टूडेंट होंगे क्लास में तो भाषा को प्रभावी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। क्योंकि अधिक स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं कर पाते कि कौन सा सीख रहा है या नहीं सीख रहा। हर एक स्टूडेंट से अलग अलग जा कर के हम जो है भाषा के बारे में बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि 100 स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षा जो भाषा विकास को प्रभावित करती है। अध्ययन की सामग्री, देखिए अध्ययन की सामग्री की कमी। अब अध्ययन सामग्री जो है, मान लीजिए भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। अब भाषा विविधता मतलब कि एक ही क्लास में हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तमिल भाषा बोलने वाले भी बच्चे हैं, तेलुगु भाषा बोलने वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, कन्नड़ भाषा बोलने वाले बच्चे हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश बोलने वाले भी हैं। अब जब सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो सभी के लिए जो है सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। क्यों? क्योंकि हिंदी वाले को और भाषा समझ नहीं आएंगी, तमिल वाले को और भाषा समझ नहीं आएगी, खुद की भाषा के सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा सीख पाएँ, तो अध्ययन सामग्री की कमी होगी। जब अध्ययन सामग्री की कमी होगी तो उनके भाषा में, कौशल में जो है चुनौतियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई बहुभाषिकता के द्वारा एक चुनौती आती है, जो भी टीचर को और स्टूडेंट को जो चुनौती आती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है भाषा कौशल। अब देखिए भाषा कौशल क्या होते हैं। भाषा कौशल पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा कौशल मैंने आपको बताए हैं कि भाषा कौशल होते हैं 4 प्रकार के भाषा कौशल, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये चारों भाषा कौशल होते हैं जिनको हम जो है साथ साथ सीखते हैं। इनको जब हम चारों कौशल को एक साथ सीखा जाता है, ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ना सीख गए, बोलना नहीं सीखते, चारों कौशल को एक साथ सीखा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में अन्य व्यक्तियों को संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है, जब भाषा नहीं होगी तो मनुष्य जो अपने विचारों को, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो है अपने विचारों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, लिख नहीं सकता, तो बोलकर या लिखकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों से विचारों को ग्रहण करता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको, आप मेरी जो है किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं मेरी बातों को, तो एक तो आप सुन रहे हैं, सुनकर, ठीक है, विचारों को ग्रहण कैसे कर रहे हैं, और दूसरा आपके सामने यहाँ पर जो स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ें हैं इनको आप पढ़ रहे हो, तो ये तो हो गया आपके द्वारा ग्रहण करना। मतलब कि आप जो है एक तो मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, और दूसरा यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, तो इन दोनों के थ्रू आप ग्रहण कर रहे हो। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, अपने विचारों को कैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके पास में, तो मैं एक तो आपको बोलकर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास में, तो एक तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉप नोट्स हैं उसको मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ अलग से, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। तो ये बोलकर और लिखना तो हो गए विचारों एवं भावों को अव्यक्त करना, अव्यक्त करेंगे, तो ये दोनों पहलू ही कैसे हैं, अव्यक्तात्मक कौशल है। दोनों पहलू कौन से, अव्यक्तात्मक कौशल। पेपर में आ जाएगा, आपको जो ऑप्शंस दे दिए जाएंगे वहाँ पर कि अव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, तो वहाँ पे जैसे लिख दिया, 2 ऑप्शंस आ गए, एक मैं आपको पहले दे दिया कि पहले आपको लिख दिया कि बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना में से अव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से, और फिर नीचे लिख दिया A और B, B, D
सी डी बी सी ई इस तरीके का ऑप्शन दे दिए, तो आपको को दोनों को बोलना है। बोलना और लिखना क्या है? अव्यक्तात्मक कौशल, क्योंकि हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर व्यक्त करते हैं। और जिसके थ्रू हम अपने सुनकर या फिर पढ़कर विचारों को ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं हम ग्रहणात्मक कौशल। सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या हैं? ग्रहणात्मक कौशल हैं। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से जो है हम अपने विचारों को या उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। इससे संबंधित भाषा से संबंधित चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भाषा कौशल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनका विकास। अब भाषा कौशल का विकास कैसे होगा? इन कौशलों का इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अंत संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब बच्ची मतलब कि पढ़ना सीखेगा बच्चा तो लिखना भी सीखेगा, लिखना सीख रहा है तो बोलना भी सीखेगा, बोलना सीख रहा है तो सुनना भी सीखेगा। तो ये सभी कौशल जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम में नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसा कि सुनने के साथ, जब बच्चा सुनेगा तो सुनने के साथ क्या सीखेगा? बोलना भी सीखता है, बोलने के साथ पढ़ना और पढ़ने के साथ लिखना भी सीखता है। सुनने के साथ बोलना सीखेगा और पढ़ने के साथ लिखना भी सीखता है। तो ये चारों कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, कभी भी क्रम में नहीं सीखे जाते और एक साथ और अलग अलग नहीं सीखे जाते। ठीक है, भाषा कौशल के प्रकार। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं जो कि मैंने आप पहले कई बार बता चुका हूँ। तो हैं श्रवण कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, वाचिक या मौखिक कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। मतलब कि सुनकर के अर्थ ग्रहण करने का कौशल। किसी भी चीज़ को जैसे कोई मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात को सुनकर के जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ पर सुनकर के अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है श्रवण कौशल। वाचिक या मौखिक कौशल मतलब कि बोल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे विचारों को सुन रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अपने विचारों को बोल करके व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये हो गया वाचन कौशल या मौखिक कौशल। अगला है पठन कौशल। पठन मतलब पढ़ना। आपको जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसको पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहे हो कि क्या लिखा है, तो पढ़ना करके अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल मतलब कि विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने विचारों को क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। विचारों को लिखकर व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? लेखन कौशल। ठीक है, तो ये लेखन हो गया। ये भी इसी तरीके से, लेकिन इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि श्रवण कौशल क्या होता है? सुनना मात्र ही नहीं बल्कि अपनी बात को, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको उसी तरीके से आप ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल जो व्यक्ति जो अपनी बात बोल रहा है उसको उसी तरीके से सुनना जो है, अव्यक्त करना, उस जो व्यक्त करे उसी तरीके से जो उसको अच्छी समझ आ जाए तो उसको प्रभावी वाचन कौशल कहा जाएगा। ठीक है, पठन कौशल जो पठन कौशल अच्छे से पढ़ना, अर्थ पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना होता है पठन कौशल। पठन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सस्वर पठन और मौन पठन होता है। ठीक है, एक तो सस्वर मतलब बोल बोल करके पढ़ना धीरे धीरे आवाज में, और दूसरा होता है मौन पठन, बिल्कुल मन में शांति ग्रहण करके पढ़ना। ठीक है, लेखन कौशल लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, अपनी बातों को। अगला है रीडिंग के प्रकार, पढ़ने के प्रकार। पढ़ना किस किस तरीके से पढ़ा जाता है? स्कीमिंग रीडिंग। स्कीमिंग रीडिंग का मतलब होता है कोई भी, मान लीजिए आप जिस न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर मान लीजिए कोई खबर आई तो उसमें से आप ये देखने के लिए पढ़ते हो, तेज़ी से पढ़ते हो। कई बार आप जैसे न्यूज़पेपर आता है तो उसमें हेडिंग पढ़ लेते हो, हेडिंग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं। तो हेडिंग पढ़ते हैं तो आपने सिर्फ ये देखा कि ये खबर क्यों छपी, पूरी इतनी बड़ी खबर थी, सिर्फ आपने उसमें हेडिंग पढ़ी और उसका सार निकाल लिया कि ये खबर इस चीज़ पर छपी हुई है। तो सिर्फ जो कि उस पाठ्य सामग्री का मतलब जो भी पाठ्य सामग्री है उसका सिर्फ केंद्रीय भाव, ये सार खोजने के लिए जब हम पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं हम स्कीमिंग रीडिंग। केंद्रीय भाव खोजने के लिए तो उसको कहेंगे हम स्कीमिंग रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है वाक्य को जल्दी जल्दी पार कर जाना, मतलब स्कैन करना, जैसे कि प्रिंटर होता है वो स्कैन करता है वैसे जल्दी से वाक्य को पार जा जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्कैनिंग रीडिंग। गहरी पढ़ाई मतलब कि समय देकर पढ़ना, अत्यंत बारीकी से अर्थ ग्रहण करके पढ़ना, प्रत्येक शब्द का अर्थ ग्रहण करना, उसे कहेंगे गहन पढ़ाई, गहन पठन कहा जाता है। नेक्स्ट है अतिशय अभ्यास। जब पठन जो है पठन धारा प्रवाह पर मतलब कि बोलने पर अधिक प्रभाव देता है, सटीकता पर कम देता है, सिर्फ बोलना है अतिशय अभ्यास में। ठीक है, उसको कहेंगे अतिशय अभ्यास। अब आता है नेक्स्ट लेखन प्रक्रिया का उपागम।
लेखन प्रक्रिया का उपागम की लिखना सीखने का उपागम कौशल। लेखन प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है। इसमें बच्चे जो हैं क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से क्रम में सीखते हुए धीरे धीरे लेखन कौशल में अच्छा बनते हैं। लिखने के द्वारा इसे लिखना सीखना कहते हैं। लिखने के द्वारा लिखना सीखना इसे कहते हैं। ठीक है, अब लेखन की प्रक्रिया उपागम में आती हैं दो लैंग्वेज, दो तरह की। देखिए कौन कौन सी होती हैं वो। एक तो है BICS। BICS का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। मतलब कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। इसका मतलब होता है जो लैंग्वेज हमें डेली यूज आती है, मतलब कि डेली के लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं, डेली प्रतिदिन जो हम भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। इसको आप इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद करना, इसका नाम जो है वो टफ होगा, तो आप इंग्लिश में इसका नाम याद करें तो आसानी होगी नाम याद करने में। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है, जो कि डेली यूज में ली जाती है। और दूसरी भाषा है स्काल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब कि ये फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि स्कूल में बोली जाती है। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि कहाँ पे यूज की जाती है, स्कूल में। BICS की जाती है डेली यूज में, और CALP यूज की जाती है स्कूल में, फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब है नेक्स्ट भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्या महत्व है? देखिए, मूल्यांकन सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। कि मतलब बच्चे ने कितना, हमने जो सिखाया एक टीचर ने, उसको कितना जो है बच्चे ने ग्रहण कर लिया, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। सीखने सिखाने की अवधि के बाद जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन जो है पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि सीखना जो क्या चलता है, जीवन पर्यंत। सीखना क्या प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत, मतलब कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है सीखना चलता रहता है। और आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य होता है बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना। आकलन और मूल्यांकन जो दोनों हैं, उनका मतलब होता है कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा उसका मापन किया जाता है। उसको मापते हैं कि कितना अभी तक बच्चे ने जो है अधिगम का कार्य ग्रहण किया है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, शॉर्ट प्रक्रिया है, और मूल्यांकन एक व्यापक विस्तृत प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए जाते हैं। आकलन एक शॉर्ट प्रक्रिया, छोटी प्रक्रिया, शॉर्ट टर्म है एक तरीके से। और मूल्यांकन जो किया जाता है वो लंबे स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आकलन करने के बाद ही हम जो किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब है मूल्यांकन के उद्देश्य कि आखिर मूल्यांकन किया क्यों जाता है। ठीक है, तो पहला है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, कि बच्चे में पहले की बजाय जो है कितना उसमें परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में कितना परिवर्तन हुआ, उसने कितना अधिगम सीखा, उसकी जांच की जाती है। दूसरा है बालक की योग्यता, कुशलताओं, क्षमताओं, रुचि आदि का जो पता लगाया जाता है, और उसके अनुसार ही हम शिक्षण विधि को अपनाते हैं। अगर बच्चे ने किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तो हम उसके एक शिक्षण विधि से, तो हम उसके लिए शिक्षण विधि बदलेंगे और उसे दूसरी शिक्षण विधि से समझाएंगे। तो इस तरह से बालकों की योग्यता, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना ही मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य होता है। अध्ययन और अध्यापन दोनों को मापन कर सकते हैं। मतलब कि कितना इसने अध्ययन किया, कि यहाँ पर पढ़ाया हुआ ही याद है, या फिर इसने घर जाके भी अध्यापन किया, तो इन दोनों का पता लगाया जाता है। तो इन दोनों का ही मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के भाषा कौशल की प्रगति का आकलन। भाषा कौशल मतलब कि बच्चे ने कितना भाषा कौशल की में प्रगति की है, कितना भाषा कौशल उसने ग्रहण किया है, उसका भी यहाँ पर आकलन किया जाता है। बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतरता गति प्रदान किया करता है। चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। ठीक है, बालकों के चहुमुखी मतलब कि संपूर्ण विकास को फॉलो किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना मतलब कि इसमें बच्चे की जो है कठिनाई जो होती है उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ये बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। मतलब जब मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो जो उसके भाषा शिक्षण में जो कठिनाई आ रही है उसको क्या किया जाता है? दूर कर दिया जाता है। और कठिनाई को दूर करके उसे
जो है विद्यार्थी को अधिगम में बढ़ावा किया जाता है। ठीक है। बच्चों के अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का मतलब मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के अधिगम सीखने में जो कठिनाई आती हैं उन कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की रणनीति बनाना। मतलब कि किसी बच्चे को जैसे कि एक विधि से शिक्षण कराया तो उसको बाधा रह गई, ठीक है, उसको बाधा आ रही है अभी भी अधिगम में, तो उसको दूसरी शिक्षण विधि अपनाएंगे और दूसरी शिक्षण विधि के थ्रू जो उसका अधिगम जो है उसको क्या करेंगे, सफल बनाएंगे, उसको अधिगम सिखाएंगे। ठीक है। तो ये हो गए मूल्यांकन के उद्देश्य। अब है मूल्यांकन का महत्व। अब देखिए मूल्यांकन का महत्व क्या क्या है कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, मतलब शिक्षण उद्देश्य हेतु ही जो उसकी प्राप्ति में सहायक होता है मूल्यांकन। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। जब हम बच्चे का मूल्यांकन कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना अधिगम कर लिया है, तो बच्चे के अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में सहायक होता है और शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी जो सहायक होता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट मूल्यांकन के प्रकार। तो पहला है मूल्यांकन का प्रकार रचनात्मक। रचनात्मक मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्य, इसमें यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किए जाने वाला मूल्यांकन है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कैसे कि जब मान लीजिए टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है, अब क्लास में पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहते हैं हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मतलब कि पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसे ही हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जैसे कि बच्चे से पूछ लिया ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब बच्चे से कोई भी तरीके का ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि बच्चे से क्लास के दौरान पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि लगते हैं, जैसे कि हमारे क्लास में के दौरान टेस्ट लग जाते हैं, कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेना बच्चों से बीच बीच में। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसके उत्तर एक से अधिक हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, जिसके उत्तर एक से अधिक हो। जैसे कि आपसे ये कहा गया कि अगर आप भोजन नहीं करोगे, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब कि इसका उत्तर हम देते जाएंगे कि खाना नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर की चीज़ें, ओपन इन द बॉक्स, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जैसे कि क्लास में पूछ लिए जाते कोई भी क्वेश्चन हो, टेस्ट लगते हैं हमारे, ये क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा, जिसमें टीचिंग लर्निंग पढ़ने पढ़ाने के दौरान, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा हो उस दौरान जो बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस दौरान होने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन। अब निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चों को जो अधिगम में जो कठिनाई आ रही है, अधिगम के दौरान जब बच्चे को सीखने के दौरान कठिनाई आ रही है तो उन कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन रहता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको हम भाषा का शिक्षण करा रहे हैं और उसको कोई कठिनाई आ गई, तो उस कठिनाई को पहले पता लगाना, कारण का, कठिनाई के कारण को पता लगाना और फिर उस कठिनाई के कारण को निदान करना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन। अब निर्माणात्मक मूल्यांकन तो हमने पता था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, लेकिन ये योगात्मक मूल्यांकन है, समेटिव असेसमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, सत्र के अंत में जैसे कि हमारी ईयरली एग्जाम हो गई, ईयरली एग्जाम पढ़ाने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है, मतलब जब टीचर अपने पढ़ा दिया उसके बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि कोई एक चैप्टर अंत हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया, अब बच्चे से पूछा कि मैं कल तुमसे इसके चैप्टर के क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो हो गया योगात्मक मूल्यांकन कहता है। एक सत्र हो गया, उसके बाद ईयरली एग्जाम जो होती है तो पूरा सत्र खत्म होने के बाद जो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान को ग्रहण किया है, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें आ जाएंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड मतलब कि जैसे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
जैसे कि अब कि तुमसे पूछ ली जाए कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है तुम्हारे पास। राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो इसका भी सिर्फ एक ही उत्तर है। जिसका केवल एक उत्तर हो, जिसका एक उत्तर होगा वो क्या होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ये क्या होंगे, क्लोज द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके का असेसमेंट होता है समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। बच्चों की भाषा का आकलन किस तरीके से करें, कि बच्चों से एक तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने का अवसर देंगे, उन्हें अलग अलग बोलने के अवसर देंगे। उन्हें ये नहीं कि क्लास में बैठा दी कि चुप बैठ रही, उन्हें अवसर देंगे बोलने का, जितना अवसर होगा विभिन्न संदर्भों में अवसर देंगे। बच्चों से प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर उनसे फीडबैक लेना कि बेटा तुम्हें ये जो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया ये कैसी लगी, ये कहानी कैसी थी, अच्छी थी या नहीं। तो इस तरीके से उन्हें अधिक से अधिक बोलने के अवसर देना। बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखाना। अब बच्चे से अनुभव लिखाना है, जैसे कि बेटा बच्चों से ये कहना कि जब तुम अपने घर से स्कूल तक आए तो तुमने आज रास्ते में क्या देखा, तो उन सारे चीज़ों को तुम अपनी कॉपियों में लिखो, नोट करो धीरे धीरे। तो अनुभव को लिखवाने से क्या होगा, बच्चों में भाषा का आकलन बढ़ेगा। बच्चों से कहो कि आपने आज जो भी कहानी सुनी हो, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखवाना। कि कहा गया कि तुम्हारे मम्मी पापा ने या फिर दादा दादी ने तुम्हें कल रात को कोई कहानी सुनाई, तो बच्चे कहेंगे हाँ, या फिर नहीं सुनाई तो तुम्हें उन्हें एक कहानी सुना दो। कहानी सुनाने के बाद अब कहो कि इस कहानी को तुम अपने शब्दों में जो है तुम पे जैसे लिखी जाए वैसे वैसे अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, बच्चों को भाषा प्रयोग के का अवलोकन देना। भाषा प्रयोग को उन्हें खुद भी अवलोकन करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को चित्र वर्णन, मतलब कि बच्चों को खुद को क्या करना चाहिए, चित्र देना चाहिए। एक चित्र दिया और उनसे पूछना चाहिए कि बेटा इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, और उन्हें प्रश्न पूछने के भी अवसर देने चाहिए। ये नहीं कि उन्हें बैठा दिया चुप बैठ रहे, जब बच्चा पढ़े तो उन्हें प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। बच्चे को आप चुप नहीं कर सकते, पर उल्टा अब टीचर चुप रहेगा, तो आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको उल्टा खुद चुप रहना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को बिल्कुल आप चुप नहीं कर सकते, वो जो भी क्रिएटिविटी करेगा वो करते रहने देना है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। यहाँ पर आज की हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की जो टॉपिक है उनकी क्लास खत्म हो चुकी है, तो हम अगले क्लास में जो है इसके सीटेट की जो और हिंदी पेडागोजी के जो और टॉपिक बचे हुए हैं उनको लेकर के आएंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।